हम लोग क्यूज में डिवाइड करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सरवाइव कर रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, हमने उनको बेसिकली डिवाइड कर दिया है 5 किंगडम्स के अंदर। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया, नंबर 1 रीजन इसकी ये है कि जब किसी भी सेट ऑफ एनिमल्स या सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती होती है तो हम उसको एक ग्रुप में एक ही ग्रुप के अंदर उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए उसको मतलब एक साथ मतलब एक ग्रुप हम जब बना लेते हैं तो हमारे लिए उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। और हम उसको जो है वो जब एक ग्रुप में कर लेते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब पहली जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी दैट वाज किंगडम प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट हमने बेटा ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस उनके पास मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, जैसे हम हैं आप, ठीक है, वी आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, किंगडम प्रोकैरियोट या मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो, अच्छा आप लोगों को बेटा आवाज आ रही है मेरी? साफ साफ आवाज आ रही है? ऐसा ना हो मैं पूरा बता दूं और फिर ऐसा हो कि आप लोगों को आवाज ही ना आ रही हो। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि किंगडम प्रोकैरियोट के किंगडम मोनेरा के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोट्स है जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं है, वो आपके पास किंगडम प्रोकैरियोट में मोनेरा में आ जाते हैं। सही हो गया। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया दैट दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। सही हो गया। और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो बिल्कुल कंडेंस्ड होता है और बिल्कुल इम्प्रॉपर होता है, मतलब सही से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, उसमें लिखा हुआ क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द एसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, फॉर एग्जांपल ग्यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, यूकैरियोट्स मैंने आपको भी बताया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियर मटेरियल है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक हो गया, और एसेल्युलर हैं। और हम इनको किंगडम प्रोटिस्टा में इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मिक्स प्रॉपर्टीज है, मतलब एनिमल की भी प्रॉपर्टीज हैं, प्लांट्स की भी प्रॉपर्टीज है, फंजाई की भी। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो अब हम उसको क्या करें? अगर एनिमल्स में डालेंगे तो भाई इसके पास तो प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंजाई के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सही है, तो हमने क्या किया कि बजाय ये कि हम इसको प्लांट में डालते, हम इसको फंजाई में डालते, हम इसको एनिमल्स में डालते, हमने क्या किया, इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। सेपरेट ग्रुप बनाने का फायदा क्या हुआ कि हम जो है वो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और हम ये नहीं, ऐसा मसला नहीं हुआ कि अगर हमने एनिमल्स में डाल दिया तो उसके पास तो 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स में फंजाई के, तो वो मिक्स हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में बेसिकली यूग्लिना आ जाता है, ठीक है, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो दे आर नॉन क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड्स बेसिकली, आपको याद होगा जो 9 में आपने पढ़ा होगा, तो प्लास्टिड्स में बेसिकली क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका बेसिक कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, और इसका काम क्या होता है कि ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सही है, और प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, जो बेसिकली प्लांट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही हो गया। तो अब बेसिकली ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। और क्लोरोफिल किनके पास होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। दैट इज व्हाई दे हैव प्रोमिनेंट ग्रीन कलर मोस्टली इन देयर बॉडी। अच्छा, मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर का मतलब है सॉरी, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है एक से ज्यादा सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उसको कहा जाता है। जबकि जो एक टर्म आगे लिखी हुई है, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का मतलब क्या है बेटा? बेसिकली काइटिन जो है वो आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, या एक ऐसी चीज होती है जो सेल वॉल बना रही होती है किंगडम फंजाई या फंगस की। और वो काइटिन जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है उसी तरह से फंजाई के पास काइटिन होता है, ठीक है। तो जो उसका बेसिक सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ रहा होता है
कि जो फंजाई है, किंगडम फंजाई की सेल वॉल बेसिकली किस चीज से बनी हुई होती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड दैट इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट. Sinusotic body called mycelium. Sinusotic body, that body which has a large amount of nucleus. ठीक है, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद हो. सिनोसाइटिक बॉडी और जो फंगस की बॉडी होती है उसका खास नाम होता है जिसको माइसीलियम कहा जाता है. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज के ये आ सकता है कि माइसीलियम फंगस की पूरी जो बॉडी होती है उस बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम. सही है. इसकी एग्जांपल है एगेरिसिस, मशरूम और यीस्ट. ठीक है, यीस्ट खमीर जो बेकरी के आइटम्स में यूज हो रहा होता है, घर में जो पिज्जा वगैरह बन रहा होता है उसमें भी खमीर डल रहा होता है, यीस्ट डल रहा होता है. दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू द किंगडम फंजाई. किंगडम प्लांटी में आ जाओ तो प्लांट्स जो आपके आसपास दरख्त पौधे हैं वो किंगडम प्लांटी में बिलोंग करते हैं. और किंगडम प्लांटी के कौन कौन से फीचर्स हैं? दे आर क्लोरोफिलस, मतलब कि उनमें क्लोरोफिल होता है, अगेन ग्रीन पिगमेंट होता है और इसका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है. ठीक. मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मींस मोर देन वन सेल है. यूकैरियोटिक होते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर न्यूक्लियस है. और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल. मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेल वॉल. अच्छा, सेल वॉल उनकी किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से बनी हुई थी. ठीक है, इसमें एग्जांपल है एप्पल और सनफ्लावर. अच्छा, एक चीज और जो किंगडम फंजाई में आपके पास स्लाइड में शो नहीं हो रही है बट मुझे याद आ रहा है पिछली दफा आप लोगों ने मुझे रिमाइंड कराया था, तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स. किंगडम फंजाई की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होते हैं. एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा? कि हेटेरोट्रोफ बेसिकली क्या होता है पहले ये समझ लो. हेटेरोट्रोफ का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से फूड ना प्रिपेयर कर सके, उसको बना बनाया किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और सोर्स से फूड चाहिए होता है फॉर इट्स नरिशमेंट. जबकि ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? कोई चीजें खुद ब खुद हो रही हो. सही है. तो ऑटोट्रोफ का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या खुद से मतलब अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक हो गया. अब हेटेरोट्रोफ का आपने मतलब समझ लिया, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बना सकता बल्कि किसी और चीज पे डिपेंडेंट होता है, कहीं और से उसको खाना हासिल करना होता है. अब फंजाई कैसे हेटेरोट्रोफ्स है? ये है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स, मींस कि वो खाना एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग. इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको खाना एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे होते हैं इजीली. ठीक है, जो डोंट इंजेस्ट फूड. ठीक है, वो खाना जो है वो इंजेस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि वो एब्जॉर्ब कर रहे होते, चूस रहे होते हैं. एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस हो रहा होता है? दैट हेल्प्स देम टू मीट देयर food requirements या nourishment requirements. ठीक है, तो absorptive heterotrophs is the keyword that you guys have to remember and have to write in black when you are attempting this question in exams. ठीक है. अच्छा, अब प्लांटी पे आ जाओ तो अगर आप कहो कि प्लांटी कौन से इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो आप क्या कहोगे कि प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑटोट्रोफ. Why are they autotroph? Because they have chlorophyll. और क्लोरोफिल मैंने आपको बताया कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और खुद से खाना बनाने की कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं. दे कैन प्रिपेयर द फूड themselves. ठीक है, इनको किसी और से खाना लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद से खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं. किंगडम एनिमेलिया पे आ जाओ तो इट इंक्लूड्स ऑल दी नॉन क्लोरोफिलस. नॉन क्लोरोफिलस अगेन क्लोरोफिल नहीं होता हम भी किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है. हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. ठीक है, क्लोरोफिल होता तो हम सब ग्रीन ग्रीन दिखते हैं. तो नॉन क्लोरोफिलस मींस दैट वी डोंट हैव क्लोरोफिल. Multicellular eukaryotic means that we have more than one cell, and eukaryotic means that we have proper nucleus, proper nuclear membrane, and we do not have cell wall. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, जबकि प्लांट सेल्स आर बेसिकली दे हैव द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. जबकि द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल is that we don't, like animal cells don't have cell wall, and on the other hand plant cell basically has a cell wall that is made up of cellulose. So this is another important point that you have to remember. And kingdom animalia की दो और examples है, that is hydra and earthworm. अच्छा, और man भी. ठीक है, इसमें आप example animals की कोई सी भी लिख सकते हो. और ये होते हैं ingestive heterotrophs, यानी ingestion के थ्रू माउथ से प्रॉपर्ली इंजेस्ट करके खाना खा रहे होते हैं. दे डोंट एब्जॉर्ब. हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग इंजेस्ट करके खाना खा रहे होते हैं. वी डोंट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम आवर सराउंडिंग. जबकि हम क्या है बेसिकली इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं. सही हो गया. हम खुद से खाना अपने बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. वी नीड फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. तो हम हैं हेटेरोट्रोफ्स. और कैसे हेटेरोट्रोफ्स हैं? इंजेस्टिव. ठीक है, आई होप दैट मिस मिस किंगडम प्लांटे में एक लाइन लिखी हुई है, जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो एंड एग्जिबिटिंग हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेट्रो. अच्छा, ये मेरे पास यहाँ स्लाइड में नहीं लिखी हुई. मेरे ख्याल से ये जो मेरे पास बुक है
वो मेरे पास जो बुक है ना बेसिकली वो बेटा थोड़ी पुरानी है, तो आपने क्या कहा, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो, ऐसी बात है? यस मिस। ठीक है, इसका मतलब भी समझाती हूँ मैं, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुझे बताया ही था, बट बहरहाल देखो जाइगोट रिटेन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई होती है, ठीक है। आप लोग इस वाले पेज पे आ जाओ। सबसे पहले हम ये चार्ट डिस्कस करेंगे, चार्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर, जो मैं एक पेज स्किप करके नीचे जा रही हूँ, ये वाला पेज जो है ये हम डिस्कस करेंगे आफ्टर वी आर डन विद दिस टेबल that we are going to discuss, and that basically depends defines the levels of organization that are present in this universe, कि किस तरह से छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे एटम से, सेल से एक बड़ा इकोसिस्टम तक, जो बेसिकली जो पूरा आपका डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके थ्रू एक छोटे से पार्टिकल से हम क्लासिफाई करते हैं एक बड़े से इकोसिस्टम को, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे यूनिवर्स के अंदर किस तरह से है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है, ये कह भी सकते हैं बिकॉज इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल से हम स्टार्ट क्यों करें, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द टाइनीस्ट एंटिटी जिससे हम लोग बेसिकली अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सही है। ठीक है, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मुझे कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तहरीम आप बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 9th क्लास में पढ़ा होगा। तहरीम आप बता सकते हो मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, ये आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। जो एटम सब एटॉमिक क्यों कह रही है, क्योंकि एटम इज बिग, ठीक है, और एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सबसे छोटा लेवल हो गया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल से आप ऊपर वाले लेवल पे आओ। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रही बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सिर्फ आपको नाम अभी पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वैसे आपको पता है कि इनके चार्जेस क्या होते हैं। अब एटम पे आ जाओ, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट retains the property of that element is known as atom। मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कि जिसके अंदर उस एलिमेंट की खास प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको कहा जाता है एटम। सही है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज नोन एज आपका एटम, ठीक है। उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी एटम के अंदर जो कि एक उस एलिमेंट की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो उसके होते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर वो सब मौजूद होगा। आपके पास यहाँ एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या दिए हुए, ये सारे आपको एटम्स दिखाए हुए, हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, सही है। फर्स्ट आपने क्या डिस्कस किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए जिसमें प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन था। और अब आपके पास जो एटम है, एटम में आपके पास ये सारे एलिमेंट्स की एग्जांपल देके आपको बताया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने एक चीज डिस्कस की होगी या याद होगा आपको कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। कि यहाँ पर आप एग्जांपल देखो तो ये ऑक्सीजन का एटम जो है वो बीच में है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि ये बॉन्डिंग बनी हुई है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इन दोनों की हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बनी हुई है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसमें 3 एटम्स है, एक 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ग्लूकोज आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट शुगर होती है और ये कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये रहा आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सही है। अच्छा, अब इस अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सही।
ऑर्गेनेल पे आ जाओ बेटा। ऑर्गेनेल्स बगैर देखे मुझे बताओ, ऑर्गेनेल्स तुम लोगों को याद है क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का कॉन्सेप्ट तो होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ठीक है, तो वो सारे क्या आ जाते हैं आपके पास? ऑर्गेनेल में आ जाते हैं। अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल की एग्जांपल देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है और न्यूक्लियस लिखा हुआ है, सही है। तो ऑर्गेनेल क्या है? बेसिकली सेल है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उस सेल के अंदर भी उससे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनेल, जैसे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि ये एक ऑर्गेनेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है बेसिकली आपकी बॉडी की, दैट हेल्प्स यू टू डू डिफरेंट टास्क इजीली एंड बेसिकली प्रोवाइड्स द एनर्जी सोर्स फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट टाइम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनेल एंड इट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, सही है। और ये आपका बेसिकली जो डेफिनेशन है उसको, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू क्लोरोप्लास्ट, वी रिसेंटली वेंट थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि किंगडम प्लांटी के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल बेसिकली एक पार्ट होता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस करना और ग्रीन कलर प्रोवाइड करना बेसिकली आपके प्लांट को, ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियस पे आ जाओ, तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? अगेन न्यूक्लियस इज बेसिकली आप कह सकते हो सीपीयू ऑफ द सेल, सारा काम डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियस पे, सही हो गया। जो मेन फंक्शन हो रहे होते हैं वो न्यूक्लियस ही करवा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनेल्स, दैट इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, सही हो गया। अब सेल पे आ जाओ। अब सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल तो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है नर्व सेल की। नर्व सेल कौन से सेल होते हैं? जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं, उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली कौन सी दो चीजें आ जाती हैं? आपका ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, सही है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। ये ब्रेन है आपका, ठीक है, और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बेसिकली ये दो मिलकर बना रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम कहते हैं उनको नर्व सेल्स, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा टिश्यू पर। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। बट अगेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू, अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेल जो है वो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उठा लो और आप एक सेल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से उठा लो और कहो कि भाई ये तो दो सेल है, एक सेल से ज्यादा जब मिलकर बनता है तो वो टिश्यू होता है। नहीं, टिश्यू बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दोनों सेल्स सिमिलर हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई टिश्यू है तो उसमें दो जितने भी सेल्स इसके अंदर मौजूद होंगे तो वो सारे आपस में सिमिलर होंगे या सेम होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास यहाँ एग्जांपल दी हुई है नर्वस टिश्यू की, तो अब नर्वस टिश्यू में अगर आप देख सकते हो तो ये नीचे देखो, ये जो नर्व सेल है ये एक नर्व सेल है, जबकि यहाँ आप देखो तो ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये सारे मिलकर सिमिलर सेल्स है, सिमिलर नर्व सेल है, आपस में मिलकर नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव सेल आ जाए या कोई और सेल आ जाए तो हम कहीं टिश्यू नहीं। टिश्यू बनाने के लिए जरूरी है कि जितने भी सेल्स हैं वो एक जैसे हों, तब जाकर वो टिश्यू बनाएंगे और जब जाकर वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज टिश्यू। नर्व सेल एक बार फिर बता दें तहरीर। नर्व सेल क्या होता है बेटा? नर्व सेल आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो आपके जितने भी बॉडी के फंक्शन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कमांड कर रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, आपके पास ब्रेन होता है, आपका दिमाग होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड होती है आपके पास। ये दोनों चीजें जब मिल जा, मतलब लाइक इन दोनों चीजों को हम कलेक्टिवली कहा जाता है, हम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हाँ, मैं नाइल में करूंगी एक्सप्लेन, डोंट वरी, ठीक है, अभी टाइम है, 7 मिनट है हमारे पास। तो नर्व सेल इसको कहा जाता, अच्छा मैं क्या बता रही थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये जो ब्रेन है दैट इज बेसिकली एन ऑर्गन, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो
भी एक ऑर्गन है, ठीक है। अब जो दोनों चीजें है ना बेटा, उसको उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल को हम नर्व सेल कहते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो छोटे छोटे सेल्स मिलकर बना रहे होते हैं उन सेल को कहा जाता है नर्व सेल, ठीक है तहरीन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। मलाहिल कह रही है कि मुझे टेबल वापस एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया तहरीम आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज अपना डिस्कशन हम लोग टिश्यू तक ही रखते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली अराउंड 6 मिनट्स, तो हम इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो मनाहिल को ये समझ में नहीं आया, आई थिंक मनाहिल उस वक्त थी नहीं हमारी मीटिंग में। तो निम्रा आप मुझे बता सकते हो, सब एटॉमिक नहीं, मुझे बताओ एटम से, एटम और मॉलिक्यूल मुझे एक्सप्लेन करके बताओ मैंने अभी क्या कहा। निम्रा एटम के बारे में या आप मॉलिक्यूल के बारे में मुझे बताओ कि मैंने अभी क्या कहा। एटम वो होता है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, कोई भी मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो फिर कोई भी एटम बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे। और मॉलिक्यूल्स जब काफी सारे एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O। हाँ एक्सीलेंट। और ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल के अंदर कोई भी छोटा यूनिट होता है और वो कोई स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे के पावर हाउस ऑफ द सेल है। एक्सीलेंट, ठीक है। और हाँ हाँ बताओ बताओ, मुझे अच्छा सेल वो होता है जो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। हाँ। जैसे नर्व सेल के बारे में बताया, नर्व सेल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं। और टिश्यूज वो होते हैं जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यूज बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज टिश्यू में याद रखना, निम्रा ने बताया ना कि हाँ, निम्रा एक चीज याद रखना कि मैंने ये चीज बहुत एम्फसाइज किया था कि टिश्यू में जब भी आप वर्ड यूज करोगे ना, तो जब आप टिश्यू की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो ये मत लिखना कि जब एक से ज्यादा सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते, सिमिलर का वर्ड हमेशा यूज करना। ये मैं कह रही थी कि सेम सेल्स आपस में टिश्यू बना सकते, दो डिफरेंट सेल्स आपस में टिश्यू नहीं बना सकते कि मैं ब्रेन का सेल उठा लूं और एक मैं अपने जो स्टमक का सेल उठा लूं और दोनों को मिला के मैं कहूँ कि भाई टिश्यू, ऐसा नहीं होगा। हमेशा दो सिमिलर या सेम सेल्स आपस में टिश्यू बनाते हैं, दो डिफरेंट सेल्स मिलके आपस में टिश्यू नहीं बना सकते, ठीक है। उसके अलावा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अब मलाहिल आपने पूछा था तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। निम्रा ने तो वैसे सब चीजें बता दी हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो एटम का पार्ट बना रहे होते हैं उसको कहा जाता है एटम। आपने पढ़ा है कि दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कब बनता है, जब हम दो एटम्स को आपस में मिला देते हैं या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में मिला देते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, डीएनए है, वाटर है, ठीक है। अब ऑर्गेनेल क्या होता है, सेल का एक सब यूनिट या सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। और ऑर्गेनेल का एक खास मखसूस जो है वो फंक्शन होता है जो वो सेल के लिए परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी बनाना, आपके बॉडी को एनर्जी देना, सेल को एनर्जी देना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ग्रीन कलर देना, फोटोसिंथेसिस करना। और न्यूक्लियस का काम तो आपको पता है कि सारे कंट्रोल कर रहा होता है सेल के काम। और सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी हुई है नर्व सेल की, जो आपके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। और सिर्फ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नहीं होता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी एक होता है आपके पास सेंट्रल के अलावा, जिसमें आपके पास नर्व्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये उसका भी कंपोनेंट बना रहा होता है, ठीक है। अभी उस चीज पर मत जाओ, अभी सिर्फ ये याद रखो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का मेन कंपोनेंट जो बना रहे होते हैं या जिस चीज से वो बना हुआ होता है दैट इज नर्व सेल, ठीक है। और टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स आपस में मिलकर जब बना रहे होते हैं एक स्ट्रक्चर, तो उसको कहा जाता है टिश्यू। और टिश्यू भी जाहिर बात है जब सेम सेल्स मिलेंगे तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आपको नर्वस टिश्यू में दिखाया हुआ है, काफी सारे 1 2 3, ठीक है। तो दीज आर ऑल द नर्व सेल्स व्हिच आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल टिश्यू, दैट इज द नर्वस टिश्यू व्हिच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अच्छा मनाहिल आपको क्लियर हुआ बेटा ये? यस, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? बॉडी को कमांड करना, ठीक है, बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देना। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस सिंस, यहाँ से जो सेल लिखा हुआ है, सेल, टिश्यू। अब ऑर्गन में भी आपको देखो तो ब्रेन बताया हुआ है, उससे ऊपर आप देखो तो यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम बताया हुआ है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑर्गन से इंशाल्लाह।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है, नर्व सेल बताया, फिर नर्व टिश्यू बताया, उससे बड़ा ब्रेन, उससे बड़ा आपका पूरा सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई भी और क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, फिर मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप समझना चाहते हो दोबारा, या कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि हम मीटिंग एंड करें। और कि आज के लिए इतना काफ़ी है। वी जस्ट हैव 1.5 मिनट। नो मिस, समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तहरीन ने लिखा है उसी वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। क्यों अभी समझ नहीं आया? आपने जो नो मिस, रिवाइज करना होगा, रिवाइज करने करना के लिए। होगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। ये वाला लेक्चर आई थिंक लास्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे अपलोड होगा, उसके बाद यूट्यूब पे आई थिंक अपलोड ना हो, बिकॉज जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो और नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज भी करवा दूंगी, तुम लोग पढ़ लेना। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब 1 मिनट रह गया है। आई होप दैट यू गाइस वोंट हैव एनी क्वेरी। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब मीटिंग में एंड करने लगी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो ऑर्गन से दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करके आना। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।